नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। अभी तक आरपी राय साहब लौटे नहीं है, तो आज फिर से मुझे ये सौभाग्य मिला है सर से बात करने का। हेमंत सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग जरा बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया मुजफ्फरपुर में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को दरभंगा भी जाना है, तो हम लोग उसका उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मुजफ्फरपुर में उन्होंने रैली की, उसमें सर दो तीन बातें मुझे कहनी है। पहले कि एक तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कहाँ गायब है, कहाँ गायब हैं। तो फाइनली राहुल गांधी प्रकट हुए हैं और वहां पे इससे पहले एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया कल, जिसको कि तेजस्वी प्रण पत्र कहा जा रहा है। उससे पहले तेजस्वी को बाकायदा जो है वो सीएम का फेस घोषित किया गया। पहला सवाल सर मेरा ये होगा कि क्या राहुल गांधी गायब थे, या एक रणनीति के तहत वो अब जाकर के ये सब होने के बाद अब फिर से वहां पहुंचे हैं। दूसरा बात, आज के भाषण को आप कैसे देखते हैं, दोनों में कैसी केमिस्ट्री आपको दिखी, और जो जिस तरीके का आक्रामक प्रहार किया है राहुल गांधी ने आज, उसमें दो तीन बातें हाईलाइट में कर दूं। एक, जो उन्होंने कल मोदी जी का जो छठ पे जो जाने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, हमने कल बात भी की उस पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मोदी जी स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे थे और बाग खड़े हुए नहीं गए, और सारा ड्रामा खुल गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोदी जी जैसे लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर आप अगली बार उनसे आके कहिए कि आप स्टेज पे भाषण मत दीजिए, डांस करके दिखाइए, तो वो नाचने भी लगेंगे स्टेज पे। इस तरह का जो एक स्केदिंग अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी, इसका आप सर कैसे विश्लेषण करेंगे? इस पे एक बार आपका जरा टिप्पणी हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपसे एक दो सवाल और करता हूं। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए गणेश भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र है कि उसने कब कैंपेन लॉन्च करना है, किस पिच पे खेलना है, क्या इश्यूज उठाने हैं, क्या नहीं उठाने हैं और कब उठाने हैं। जहां तक आपने पहला सवाल किया कि राहुल गांधी अब प्रकट हुए हैं, देखिए प्रकट होने का भी एक समय होता है ना। जब पार्टी का एक चुनावी विजन क्लियर हो गया, कल जब चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया, आप मैदान में चले जाइए और आपके पास हथियार ना हो तो आप क्या करेंगे। तो अब आपके पास बाकायदा पूरे का पूरा एक विजन है, आपका घोषणा पत्र सामने है और उसके आधार पर आपने सारे इश्यूज आज जनता के सामने रख दिए। तो ये तो उनकी देरी का कारण था कि जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके 24 घंटे से भी कम समय में, आपको पता है कल शाम को हुआ था, आज वो 12:30 बजे वहां पहुंच गए थे। तो एक पक्ष तो वो है। दूसरा पक्ष, आपने कहा कि राहुल गांधी की आज लाइन ऑफ अटैक। हाल के दिनों में अगर आप यकीन माने तो 28 मिनट का जो उनका आज का भाषण था, आई रेट इट एज वन ऑफ द बेस्ट। पब्लिक रैली की बात कर रहा हूं, संसद में तो उन्होंने कई अच्छे भाषण दे दिए पिछले दिनों, लेकिन जो रैली के तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो आज उनका भाषण था, सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब था। जो ये पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर नीचे अपने जमीन में छुपा करके, जैसे शुतुरमुर्ग करता है ना, वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमने गलत छेड़ दिया, उसको बाहर ही ठीक था वो। आज आते ही उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी के साथ छेड़खानी की और मोदी जी की सारी दुखती रग छेड़ के चले गए। जो उनके शब्द थे, देखिए कितने नपे तुले, कि छठ पूजा से इनको कोई लेना देना नहीं है। यमुना एक तरफ प्रदूषित और उससे चंद गज की दूरी पर मोदी जी के लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया गया, जहां वो छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे, कोट एंड कोट ड्रामा। आपको जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपको नहीं लगता कि वो ड्रामा था? जिस तरीके से संगम विहार से पानी के पाइप के जरिए मोदी जी के लिए एक स्पेशल एनक्लोजर बनवा के पानी डाला गया और उसके ऊपर पर्दे लगाए गए छुपाने के लिए, आपको क्या लगता है वो ड्रामा नहीं था? वो एक फोटो ऑप्टिक्स की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की गई थी। तो विपक्ष के नेता का क्या काम? राहुल गांधी ने वो चीज एक्सपोज कर दी जिस प्लैंक पे, प्लैंक कौन सा है? धर्म का। प्लैंक कौन सा है? आस्था का। मोदी जी का फेवरेट प्लैंक है। बिहार के अंदर छठ पर्व कल खत्म हुआ है, मोदी जी उस पर एक बहुत बड़ी ऑप्टिक्स करने जा रहे थे और वो एकदम एक्सपोज होगी 24 घंटे से भी कम समय पहले। कैंसिलेशन का मैसेज नहीं आया, उन्होंने तय कर लिया कि मैं नहीं आऊंगा। समझिएगा चीज को। नहीं तो सारे जो आपके पोमेरियन है, कल हमने वो सारी दिखाई थी खबरें, किस तरीके से वो दिखा रहे थे कि भाई मोदी जी आएंगे, संभावना है, भला है। ऐसे ही कोई नहीं करता, वो सारे के सारे वही है पोमेरियन। और जब वो नहीं आए तो वो खबर गायब। हाल के दिनों में मोदी जी की दो खबरें गायब हुई, अगर आपको ध्यान हो। जन्मदिन पर पिंडदान की खबर पहले खूब चली कि मोदी जी अपने जन्मदिन पर ये करेंगे, उसके बाद वो खबर बिल्कुल गायब हो गई। ऐसे ही कल मोदी जी की छठ पूजा के जो स्नान की तैयारी थी, अब राहुल गांधी के शब्दों में कहे तो स्विमिंग पूल, छठ पूजा की उसमें नहाने का ड्रामा, अब तो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोल दिया। तो वो सारे का सारा एक्सपोज कर दिया। और वो अब कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को उन्होंने ये भी कहा,
चेताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखिए, जो महाराष्ट्र में वोट चोरी, सत्ता चोरी हुई, जो हरियाणा में चोरी हुई, मोदी यहां पर भी हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे बिहार की पॉलिटिकल समझ पर, बिहार के लोगों की पॉलिटिकल समझ पर पूरा भरोसा है, और आप सारे के सारे महागठबंधन को वोट डालिए। और अल्टीमेटली जहां पे उन्होंने खत्म किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि मोदी जी, छठ पूजा तो छोड़ो तुम, मोदी जी को अगर आप ये कहो कि हम आपको वोट दे देंगे, आप स्टेज पे डांस करो, तो डांस भी करने लग जाएंगे। तो ये अपने आप में एक पॉलिटिकल जाइब है वास्तव में। अगर आपने मोदी जी को देखा हो, आपने देखा मोदी जी दलितों के पैर धो रहे थे मंच पे, और दलितों पे जो अत्याचार होते हैं, आज तक मुझे मोदी जी का 11.5 साल में एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक। आप सीनियर आदमी हैं, आई चैलेंज यू, एक ट्वीट दिखाइए जो मोदी जी ने किसी भी दलित की किसी भी बड़ी घटना पर एक शब्द कहा हो। ये है मोदी जी का ओवरऑल सियासत का। जो कुछ अच्छा है वो मोदी जी का है, जिसकी उनको जवाबदेही लेनी चाहिए उसके लिए वो कतई तैयार नहीं। और राहुल ने केवल आज वोट नहीं मांगी, उन्होंने बिहार के लोगों को, और खासतौर पर सकरा और मुजफ्फरपुर के लोगों को, उनका जो गौरवशाली अतीत है वो याद दिलाने की कोशिश की कि देखिए, पूरी दुनिया के लोगों को आपने एक धर्म दिया, पूरी दुनिया के लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, टूरिज्म का बड़ा वास्ट पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी टूरिज्म पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उनकी जो समृद्ध विरासत थी उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने याद दिलाया। नीतीश कुमार की मजबूरियों को भी उन्होंने दिखाया कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक मुखौटा रह गए हैं, और उनका रिमोट कहीं दिल्ली और भाजपा, मोदी और शाह के पास है। तो आज की जो उनकी तकरीर थी, आज उनका जो भाषण था 28 मिनट का, मुझे वो हर एंगल से कंप्लीट लगा। और भाजपाई जो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ है, मुझे लगता है शायद उनको बहुत ही सटीक जवाब मिल गया है कि राहुल गांधी कहाँ थे और अब कहाँ है, थोड़ी देर में कहाँ होने वाले हैं, और अगले 6 दिन और कहाँ होने वाले हैं। अब उनको उस चीज के लिए करनी पड़ेगी, यार ये ना ही आए तो ठीक। तो आज उसको एक ही भाषण में उन्होंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और जो तेजस्वी ने जो भाषण दिया, उन्होंने करीब करीब 12 मिनट बोले, लेकिन टू द पॉइंट, एक्यूरेट, परफेक्ट, और जिसको कहते हैं इंस्टेंट कनेक्ट। ये मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी है, जहां तक देखिए चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, ना तो आप ज्योतिषी ना मैं ज्योतिषी, लेकिन जो कनेक्ट का सवाल है मासिस से, वो इंस्टेंट कनेक्ट आपको भी दिखाई दिया होगा आज, जो आज की रैली थी। और यही महत्वपूर्ण है मोदी जी को उनकी पिच पर जाकर के कि आओ अब बताओ, आप आस्था का खेल कब से करते आए, हिंदू मुस्लिम कब से करते आए। आज हर चीज का उनको बिल्कुल सिलसिलेवार जवाब मिला, और इससे पूरे चुनाव की एक तरीके से महागठबंधन के चुनाव की टोन सेट हो गई है। अब इस मोमेंटम को केवल आगे लेके जाना है। जी सर, राहुल गांधी ने एक और एस्पेक्ट को छुआ, वो था एसआईआर और वोट चोरी। उन्होंने आगाह किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में ये हरियाणा वोट चोरी कर चुके हैं, और पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार बिहार में वो करें, लेकिन आपको सतर्क रहना और एक एक वोट जो है वो महागठबंधन को आकर के देना है। मुझे सिर्फ दो बातें मैं नहीं गेज कर पा रहा हूं अभी तक। एक, ये जो एसआईआर किया गया उसका कितना असर होगा, क्योंकि काफी वोट्स कटे हैं और वोट्स वो सिलेक्टिवली काटे गए हैं, बिल्कुल मार्क करके काटे गए हैं कि कहां पे कितने वोट एक्स्ट्रा हैं, कहां पे जो हमें नहीं मिलने वाले उस ढंग से काटे गए, तो वो काफी वो क्यूरेटेड लिस्ट बनाने का प्रयास किया गया है। एक, उसका क्या असर होगा। दूसरा सर, ये पीके जी, हो सकता है लोग उनको मजाक में उड़ाए, लेकिन वो काफी वहां पे एक उन्होंने माहौल बना रखा है। आपको लगता है सर कि पीके ग्राउंड पे है, वो एक ब्लैक हॉर्स साबित हो सकते हैं चुनाव के बाद? इन दो चीजों का सर आपको क्या इंपैक्ट दिखता है इस चुनाव पे? देखिए गणेश भाई, जो पहली चीज आपने कही कि ओवरऑल जो स्थितियां हैं चुनाव की, जिस दिशा में जाएगा ये चुनाव, तो पहली बात तो ये मान करके चलिए कि जो अपना दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूं, पीके की मौजूदगी निश्चित तौर पे है, इसको कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने मेहनत भी की है ग्राउंड ग्राउंड पे, और लगातार यात्राएं भी की। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं। उनके पीछे कोई भी पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं और आप क्यों जाए, हमारा काम नहीं हो, जो देखने वाले देख। बहुत ही शानदार हो सकता था, संभावना थी, जो बीजेपी की चाल थी, वो क्या हो सकता था कि अगर वो चुनाव लड़ती तो मैसेज कुछ और होता। अब चूंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो पीके की पार्टी का जो चुनाव का लड़ने का जो था, वो जो महत्व था, वो कहीं ना कहीं घट गया। जब सेनापति मैदान छोड़ जाए ना, तो सेना की क्या गत होगी, उस पर मुझे और आपको कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, केवल लोगों को आकलन पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो लड़ रहे होते तो मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कि कहानी कुछ जम सकती थी, जैसा गुजरात में खेल किया था कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को लाकर के। चाल तो वही थी, अब उसमें से कितनी कामयाबी होगी नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी का खेल ये है कि सत्ता में जहां पर हो या गठबंधन में जहां पर हो, वहां पर जो
एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं उनको बंटवा दो अलग अलग जगह पे और तुम्हारा दांव फिर लग जाएगा। ये गुजरात में हर बार ऐसे ही करते हैं, तमाम स्टेट्स में करते हैं। इस बार जो है मुझे लगता है कि केवल एक फैसले ने कि पीके चुनाव ना लड़े, मुझे लगता है इसका उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है मनोवैज्ञानिक तौर पर। आपने कहा एसआईआर, देखिए कई बार मैंने और आपने चर्चा की है, अकेले में भी की है, यहां भी की है। एक बात मोटी हमें ब्रॉडली समझनी पड़ेगी कि जो पिछले कई सालों से तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये वो ईवीएम को जिक्र करते हैं, वीवीपैट को जिक्र करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि ज्ञानेश भाई ये कुछ भी नहीं है, ये डेटा मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज है। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करना चाहूंगा। पूरे देश के स्तर पर 2014 के बाद दो काम किए गए। एक, पूरे देश का कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां भाजपा के पन्ना प्रमुख नहीं, मोटे तौर पर, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से की है। एक, दूसरा, पूरे देश में किसी भी राज्य में पिछले 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, हर एक बूथ का उसके उनके पास वोटिंग का पैटर्न कि किस रूप में कौन सी कास्ट समूह, कौन सा वर्ग, कौन सा क्या, कैसे वोट करते हैं, और उसके बेसिस पे ये लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं उस फाइंडिंग के तौर पर। और मत भूलिएगा, डेटा मैनिपुलेशन इज ऑल्सो ए साइंस। तो एक पक्ष वो हो गया कि हर एक बूथ पे हमारी ये स्थिति है, वो सारे का सारा काम के लिए इनके पास बहुत प्रोफेशनल टीम है, बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। और दूसरा काम क्या किया पन्ना प्रमुखों ने, इनके पास बूथ वाइज वोटिंग टाइप पैटर्न है। पन्ना प्रमुख को आपकी गली के हर आदमी का ये पता है कि वो कौन किसको वोट डालता है, क्योंकि वो वहीं पे रहता है। ठीक, वो उसको टास्क दिया गया कि भैया तुम्हें इस बूथ पे 20 वोट काटने हैं। ठीक, तो वो 20 वोट कौन से काटेगा? जो गुरु गरीब दुबे कुचले जो उनको वोट नहीं डालते किन्हीं कारणों से, वो आप जैसे मेरे जैसे की वोट कभी नहीं काटेगा। उसको पता ही हंगामा करेगा, पीटे भी गा के, तो उसको नहीं छेड़ेगा। वो दबे कुचले जिनको बेचारों को अपने अधिकार के प्रति उतने सजग नहीं है, लेकिन उनके वोटर भी नहीं। एक काम वो करेगा, और दूसरा काम वो करेगा जो 5-7 वोट और जोड़ देगा, 20 काटेगा और 5-7 जोड़ देगा। ये है बीजेपी का टोटल चुनावी गणित। और इसके अंदर ज्ञानेश गुप्ता बिकेम ए पार्टी while doing an SIR at the last moment on 24th of June। 24 जून को क्या ऑर्डर हुआ कि SIR होगा बिहार के अंदर। 9 करोड़ वाला जो वोटों वाला जो राज्य है उसमें 1 महीने में SIR करा दिया भाई। किस बात पे? कि यहाँ घुसपैठिए बहुत है, विदेशी बहुत है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने SIR की, पूरे देश में होगी परसों। एक सवाल पूछा गया उनसे कि साहब कितने घुसपैठी और विदेशी पकड़े गए? 24 सवालों के जवाब दिए उन्होंने। एक सवाल को साइड स्टेप करके किसी ने दोबारा नहीं पूछा, निकल गए। ना ज्ञानेश गुप्ता, मूल रीजन क्या था SIR का? कि विदेशियों को बाहर निकालना, घुसपैठियों को, यही था ना। ना तो आज तक अमित शाह ने यह बताया कितने घुसपैठिए मिले SIR में, ना ज्ञानेश गुप्ता ने बताया। तो अब पर्पज समझ लीजिए, 80 लाख वोट आपने काट दिए 243 कंस्टिट्यूंसी। एक बार भाग करके देखिएगा, 32,900 वोट बनते हैं पर कंस्टिट्यूंसी। और जीत का मार्जिन विधानसभा में कितना होता है? 200 से लेकर के 10,000 तक। बहुत बढ़िया कोई कैंडिडेट तो 20,000 25,000 तक, लेकिन मैक्सिमम मार्जिन 200 से 10,000 के बीच में ब्रॉडली पाएंगे। तो भाइयों ने तो 32,000 वोट काट दिए पर कंस्टिट्यूएंसी ऑन एवरेज। इसका आप क्या परिणाम? ये चुनाव हो रहा है क्या? पहले ज्ञानेश भाई देश के लोग सरकारें चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन गई चुनाव आयोग की मदद से, ज्ञानेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल की मदद से, कि आप बताइए, हम बताएंगे कि कौन वोटर होगा और वो हमें चुनेगा। यहां पर आपका लोकतंत्र ला करके खड़ा कर दिया गया। तो SIR का जो भी इफेक्ट है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, आज फिर कह रहा हूं, इसके इफेक्ट को नेगेट करने का केवल एक ही तरीका है आपके पास। जो 80 लाख वोट काटे ना, उसका तरीका आपका एक है कि आप एन ब्लॉक मैसिव वोटिंग कराइए। महागठबंधन को पूरा जोर, इन्होंने खेल किया है डेटा मैनिपुलेशन के जरिए 2 से 4% वाला। अगर पोलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी फिर कहां जाएगी? अगर वो पोलिंग 80% हुई तो मान करके चलिएगा बिहार में एनडीए का नाम लेवा नहीं बचेगा। लेकिन अगर कहीं पिछली बार जितनी ही वोटिंग हुई तो फिर ये भी मान के चलिएगा कि इनको सत्ता से रोकने वाला कोई दोबारा नहीं, एनडीए फिर आएगी सत्ता में। सिंपल सा गणित है जो उन्होंने इस SIR के जरिए इंश्योर करने की कोशिश की है। अब जिम्मेदारी, इस पूरे खेल को रोकने की जिम्मेदारी केवल महागठबंधन की है, तेजस्वी की है, राहुल गांधी की है, उनके कार्डर्स की है। कि अकेले भाषणों से काम नहीं चलेगा, ग्रास रूट पर बूथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा और अपने आखिरी वोटर को बूथ तक लाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली की टू द विक्ट्री। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन एंड फिक्स्ड।
जी। वो तो सर मतलब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सर हमें एक और विश्लेषण कर लेना चाहिए कि जब चुनाव में बहुत सारे पोल प्रोमिसेस करते हैं, तो अब बिहार में मेजरली तीन फोर्सेस हैं, दो बड़ी फोर्सेस हैं मतलब एनडीए और महागठबंधन, और एक इमर्जिंग फोर्स जो है वो जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी। भाजपा के वादे अभी तक चूंकि आए नहीं है, और जो उनके मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र आता है उसमें भी कुछ इस टाइप की लाइंस लिखी होती हैं कि आप उनको पकड़ नहीं सकते। जैसे वो कहेंगे कि वो कुछ कंक्रीट बात नहीं करते कि कितने रोजगार देंगे या क्या कितना देंगे, वो कुछ इस टाइप कहते हैं कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के प्रयासों को बल दिया जाएगा। तो रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयासों को बल मिलेगा, इसका कुछ आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी उनका आ चुके आया नहीं, तो उस पर हम लोग क्या बात करें। जो बातें खास करके पीके और कांग्रेस या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पीके जी ने तो ऐलान कर दिया है कि आते ही जो है मतलब अगर 14 तारीख आप लोग रुक जाइए, छठ और दिवाली में आए हुए लोग, और रिजल्ट आ जाएगा, जनसुराज की पार्टी जीत जाती तो आपको तो वापस जाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने फैक्ट्रियों में बोल दिएगा कि हम 12-14 हजार की नौकरी के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगले ही महीने से उन बेचारों का घर कैसे चलेगा, क्योंकि कौन सी जादू की छड़ी है जो कि सबके घर में 12-15 हजार रुपए की नौकरी भेज देंगे प्रशांत किशोर जी। उस पर भी जरा आपका मैं एक वो चाहूंगा। दूसरा, तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ बात दम लगती है। जैसे उन्होंने ये कहा कि हम 20 दिन के अंदर एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे कि अगले 20 महीने में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। ये जमीन पर संभव है या नहीं है वो उनका वो जाने, लेकिन कम से कम वो एक कुछ महीने और दिन की बात कर रहे हैं, 20 दिन में एक ऑर्डिनेंस लाएंगे कि अगले 20 महीने हम सबको 1.5 पौने 2 साल में सबको नौकरी देने का, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। बाकी जो है कि 2,500 रुपए महीना देंगे या इतना देंगे, वो पब्लिक एक्सचेकर के अकाउंट से जाना है तो वो आप दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, वो आपका एक उसकी कैलकुलेशन की बात है। आपको सर दोनों के दावों में जैसे उन्होंने भी कहा कि अगला तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं अगला छठ जो है वो आपको बाहर नहीं मनाना पड़ेगा। ये सर आपको ग्राउंड पे संभव लगता है इस टाइप की बातें जो पीके और तेजस्वी दोनों लोग कह रहे हैं? गणेश भाई, हमारे यहाँ ना एक कहावत है हरियाणवी में कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते, तो चुनाव के भी सारे गीत जो है ना वो सच्चे नहीं हुआ करते। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण है कि 14 के बाद आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। खुद भगवान भी आ जाए तो भी कुछ लोग रह जाएंगे, ऐसी बिहार की स्थिति है। हरियाणा जैसे छोटे प्रांत के अंदर 3 लाख के आसपास प्रवासी बिहार के हैं, 3 लाख के आसपास, आज ऑफिशियली खबर छपी। तो इतने बड़े पैमाने पर जो कि उन्होंने कहा पीके ने, वो तो जस्ट अनडूएबल है, केवल हवा हवाई। जो तेजस्वी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अगली छठ पे आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक मान सकते हैं अगर कोई सरकार वास्तव में स्किल डेवलपमेंट पे, सेल्फ फाइनेंसिंग पे, एमएसएमई पे कोई ऐसी प्लान ले आए कि आप सारे के सारे रोजगार अपने हिसाब से पैसे लेके बैंक से कर पाओ। लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, मार्केट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। सबको घरों में नौकरी देना, ये फिर वही बात है, दिस इज जस्ट एनीबडीज बियॉन्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये असंभव है, ये नामुमकिन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो तो बिहार है, 2.5 करोड़ परिवार है। ये छोटे प्रदेशों के लिए भी संभव नहीं है कि हर घर में सरकारी नौकरी। आप ये कहिए हर घर में नौकरी या हर घर में रोजगार, टू दैट एक्सटेंट तो मैं और आप सहमत हो सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी। रोजगार का मतलब क्या है कि आपने मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग दी, अपना स्वरोजगार दे दिया या कहीं पे काम करने के लिए 4 साथियों का कोऑपरेटिव बनवा दिया, उनकी वो कर दिया, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे दिया। कुछ सरकारी नौकरियों में जैसे आज जिक्र किया पेपर लीक और सारा, उसको रोक करके सरकारी नौकरियां, ज्ञानेश भाई, आज की तारीख में सबको पता है कि सबको नहीं मिल सकती। बेहतर होता, देखिए वो तो उनकी पार्टी का, राहुल गांधी जाने, तेजस्वी जाने, मुझे रात को कोई मतलब नहीं। अगर वो ये कहते कि हर घर में रोजगार होगा तो मुझे लगता है ज्यादा मुफीद होता। वो उनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी, उनकी उम्र बहुत छोटी और वायदा बहुत बड़ा कर दिया। तो उन्होंने आज उसको कहा भी कि मेरी उम्र बहुत कच्ची है लेकिन जुबान बहुत पक्की है। मुझे लगता है इस मामले में तो हर घर में सरकारी रोजगार वाले मामले में तो कोई नहीं कर सकता, बहुत जिसकी जबरदस्त सदिच्छा हो और वो बड़े से बड़े समृद्ध प्रांत का मुख्यमंत्री हो, उसके लिए भी ये करना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन वास्तव में एक बात है कि अगर बिहार के लोगों को वहीं पे रोजगार मिले, आपने देखा एक बात, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह मनरेगा लाए थे और उसके जरिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग अपने अपने राज्यों में, यहाँ पे लेबर मिलनी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि आप छोटे से रोजगार के लिए 300-400 रुपए पर डे के लिए हजारों किलोमीटर दूसरे राज्यों में आकर के, मतलब अमानविक
अमानवीय जो उनमें स्थितियों में रोजगार करने के लिए बाध्य है। कितने बिहार के लोगों को मैं रोज देखता हूँ। तो बेहतर इसके लिए जो रोड मैप हो सकता है वो है स्किल डेवलपमेंट का, एमएसएमई का, कोऑपरेटिव का और बेहतर गवर्नमेंट के जरिए भी रोजगार का। वो एक ज्यादा प्रैक्टिकल चीज होती। लेकिन कुल मिलाकर के वही बात है कि अगर तेजस्वी इस लाइन पे चलते हैं, बहुत सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 20 दिन के अंदर कानून बनाएंगे। अच्छा है, बनाइए। उसके क्या पता गवर्नर उस पर साइन ना करे। तमाम राज्यों में ऐसा भी होता है कि आप बढ़ाते रहिए कानून, वो साइन ही नहीं करेंगे 4-4 5-5 साल तक, टर्म निकल जाएगी आप। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष है सदिच्छा का। बहुत बार आपकी सदिच्छा होती है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आपकी व्यवहार्यता नहीं होती। तो जो कुछ पीके ने कहा वो 100% हवा हवाई है। जो तेजस्वी कह रहे हैं उसमें पार्टली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। जहां तक रोजगार का मामला है, पलायन का मामला है, मुझे नहीं लगता कि ये जो सालों की, वर्षों की, दशकों की समस्या है, इसको आप 6 महीने में या साल में या 14 तारीख को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं ये भी मानता हूं कि ये शायद उस रूप में संभव नहीं है जिस रूप में बातें कही जा रही हैं, उतने आदर्श रूप में कि आते ही जो है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम ये पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा इस समय जो है सबसे ज्यादा वहां पर प्रमुखता से बात की जा रही है इसकी, जिससे कि शायद हमेशा बीजेपी बचना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम में करना चाहते होंगे इसको कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये डिलीवरी की अगर बात आती है तो एससी उसको 100% नहीं, अगर 60% 50% भी डिलीवर कर ले जाते हैं और पलायन जो हो रहा, अगर उस रफ्तार में भी कमी आ जाती है, लोग वापस आना शुरू भी हो जाते हैं, तो भी एक बिहार के लिए बड़ी सफलता होगी अगले 5 साल में, अगर वहां पे लोग वापस आना शुरू हो जाए और पलायन की रफ्तार कम हो जाए, कुछ वहां पे पढ़ाई लिखाई में सुधार हो जाए, कुछ जो बीए लोग कह रहे हैं 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा है, एटलीस्ट 5 साल में कुछ ऐसा तो फर्क दिखने लगेगा ना बिहार में। नहीं, निश्चित तौर पे गणेश भाई आपने बिल्कुल व्यवहारिक बातें कही और उनकी बहुत व्यवहारिक अप्रोच के साथ उसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रोजगार, देखिए मेरी आपत्ति किस पे है कि हर घर में सरकारी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, सरकारी रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता। रोजगार मुहैया कराने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, कोऑपरेटिव से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेके सेल्फ फाइनेंस से लेके एमएसएमई से लेकर के दुनिया भर की चीजें। अब वो कौन सा रास्ता आप पकड़ेंगे? देखिए बिहार का आदमी मेहनती है, इसमें तो कोई शक है नहीं। पूरे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज कहा कि दिल्ली से लेके बेंगलोर से लेके दुबई से लेके दुनिया के हर उसके अंदर आपका खून पसीना है डेवलपमेंट के अंदर, कहा उन्होंने ये बात। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वहां के लोग मेहनती हैं। उनको बेचारों को अपने घर में, अपने प्रांत में रोजगार होता तो कोई इतना ना समझ नहीं है कि वो हजारों किलोमीटर दूर जाके वहां पे अपना काम करे। तो ये तो जो भी सरकार सत्ता में आएगी, अगर केवल 2-4 जो होता है ना, जिनको व्यवहारिक ब्यूरोक्रेट कह सकते, जिनको समझ, जो समाज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग, अगर उनके साथ बैठे तो ये काम इजिली डुएबल है। जो आपने कहा ना कि विजिबल, इस बात से मैं सहमत हूं कि 5 साल में विजिबल चेंज शुरू हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आपकी इच्छा ठीक है, तो नियत ठीक हो, आपकी अप्रोच ठीक हो, तो फिर आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। द सफलता में भी पार्शियल ओनली, लेकिन वो विजिबल होगी, इसमें कोई शक नहीं। जी तो सर आज के लिए इतना ही। राहुल गांधी की भाषण से सर मुझे एक और बात कोट करनी। राहुल गांधी ने, आपको याद हो, आखिरी में कहा कि बिहार के लोग फिजी में हैं, सेशेल्स में हैं, और मोदी जी वहां गए थे, आपको याद होगा तो, मॉरिशस में और भी वहां पे मॉरिशस। मोदी का कुछ इंडियन डायस्पोरा हुआ भी। मुझे लगता है कि एक तो शायद राहुल गांधी के दिमाग में कुछ प्लान होगा कि इनको डायस्पोरा से कनेक्ट किया जाए, या तो वो लोग यहाँ बिहार में कुछ शुरू करें, कुछ भी स्टार्टअप में लोगों को मदद करें, कुछ फैक्ट्रियां लगाएं वहां के कुछ पैसे वाले लोग, या कुछ लोग वहां ले जाकर के कुछ पैसा कमाने का मौका मिले, सिर्फ ये ईटा गैरा उठाने वाली नौकरी ना करें बिहार के लोग। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी वहां जाएंगे और शायद उनके दिमाग में ऐसा कोई प्लान होगा फिजी या सेशल्स वगैरह में बिहारियों से बात करें, लेकिन वो जाके वहां 2 लाइन भोजपुरी बोल करके आ गए। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं कहा कि इनको बिहार की गरीब जनता, बेरोजगारों से भी कनेक्ट किया जाए कि अपने घर के लिए भी कुछ कीजिए। तो बहरहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग में कुछ प्लान होगा, इसलिए शायद उन्होंने आज मेंशन किया है। तो आज के लिए सर हम लोग इतना ही रखेंगे, और बिहार पे सर हम लोग जरा नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे दर्शकों को थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करें कि क्या किधर जा रहा है चुनाव, कौन कैसी बातें कर रहा है, कौन हवा हवाई बात कर रहा है, क्या संभव है बिहार में। तो हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।